हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 काफी चर्चा में रही है। तो आज का डिस्कशन हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पर होने वाला है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर इसके मेन प्रोविजन क्या है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के मेन प्रोविजंस क्या हैं, क्या क्या चेंजेस सरकार लेकर आ रही है वक्फ बिल में। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, इसका विपक्ष के द्वारा और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा भी काफी विरोध किया जा रहा है। तो आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शब्द है वक्फ, उसका क्या मतलब होता है। आप में से बहुत लोगों को इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिसको इसका मतलब नहीं पता होगा। तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि वक्फ जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है। अरब से का एक शब्द है जिसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। यानी खुदा के नाम पर, मुस्लिम्स में गॉड को क्या कहते हैं? भगवान को खुदा कहते हैं। तो भगवान के नाम पर या खुदा के नाम पर, गॉड के नाम पर कोई भी चीज अगर डोनेट कर दी जाए या परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए अगर किसी भी चीज को डोनेट कर दिया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? वक्फ कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि वक्फ जो है वो अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर या परोपकार के लिए, दूसरे की भलाई के लिए डोनेट की गई कोई प्रॉपर्टी, कोई वस्तु। इसमें मूवेबल थिंग्स भी आते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जो प्रॉपर्टी मूव कर सके, जैसे रुपए, पैसे, सोने, ये सारे मूवेबल है। कोई भी सामान हो या कीमती कोई सामान हो जो मूव कर सके, वो मूवेबल भी हो सकता है या फिर इमूवेबल भी हो सकता है। या इमूवेबल यानी कि जो मूव ना कर सके, जैसे लैंड या फिर कोई बिल्डिंग है। ठीक है, लैंड को हम मूव कर सकते एक जगह से दूसरी जगह? नहीं कर सकते। बिल्डिंग को हम एक जगह से दूसरी जगह भी मूव नहीं कर सकते। तो वक्फ में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको कि डोनेट किया जा सकता है लोगों की भलाई के लिए या फिर खुदा के नाम पर। इसमें जमीन या प्रॉपर्टी जो डोनेट करता है, जो देने वाला होता है, उसको कहा जाता है वाकिफ। यानी कि जो दान देता है, दान करता, उसको वाकिफ कहा जाता है। और जो उसको मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको मुतवल्ली कहा जाता है। जैसे कि ट्रस्टी होते हैं ना, किसी ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उसी तरह जो वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा उसको मुतवल्ली कहा जाता है। और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो यूज किस लिए की जाएगी? वो पब्लिक की भलाई के लिए यूज की जाती है। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो पब्लिक की भलाई के लिए की जाएगी, जिसमें मस्जिद बनाना शामिल होगा। मस्जिदें बनाई जाती हैं, ग्रेवयार्ड बनाए जाते हैं, कब्रिस्तान भी बनाए जाते हैं, मदरसा खोला जाता है, बच्चों की शिक्षा के लिए मदरसा खोला जाता है। अगर चाहे तो हॉस्पिटल्स भी बना सकते हैं स्वास्थ्य की देखरेख के लिए। तो ये सारी चीजें की जाती है वक्फ की प्रॉपर्टी से। और इन सब की देख रेख के लिए एक वक्फ बोर्ड का गठन भी किया जाता है। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है स्टेट लेवल पर, वक्फ बोर्ड हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है। स्टेट लेवल पे वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वक्फ की, उसकी देख रेख करता है। अब हम देखेंगे कि वक्फ की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई, और समय समय पर इसके लिए एक्ट भी लाए गए। ब्रिटिश शासन के समय पर भी इसके लिए एक्ट लाए गए थे। तो वक्फ की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत के समय से हुई थी। यानी कि दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत हुई थी ना, तब से वक्फ की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने भी इसके लिए टाइम टू टाइम एक्ट लाया, कानून लाया, जिसमें सबसे पहला एक्ट आया था द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913। उसके बाद आया 1923 का द मुसलमान वक्फ
एक्ट, और फिर 1930 में 1930 में आया द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो 1954 में आजाद भारत में पहला वक्फ एक्ट आया, यानी कि द वक्फ एक्ट 1954 आजाद भारत का पहला वक्फ एक्ट था। इसमें क्या प्रोविजन किए गए? इसमें प्रोविजन किया गया कि स्टेट लेवल पर स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन किया जाएगा। साथ ही ये भी प्रोविजन किया गया कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उनकी निगरानी के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया, जो कि 1964 में किया गया। यानी कि द वक्फ एक्ट 1954 में सबसे पहले तो स्टेट वक्फ बोर्ड का गठन किया गया ताकि वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मैनेजमेंट सही तरीके से किया जा सके। और सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया 1964 में, स्टेट वक्फ बोर्ड के जो भी काम है उसको सुपरवाइज करने के लिए, उनकी निगरानी के लिए। और इसमें अमेंडमेंट भी किए गए। 1954 के जो एक्ट थे, वक्फ एक्ट 1954, उसमें अमेंडमेंट 4 बार किए गए, 1954 में, 1964 में, 1969 में एंड 1984 में। उसके बाद आया द वक्फ एक्ट 1995, यानी कि 1995 में फिर से वक्फ एक्ट आया। उसके क्या प्रोविजन थे उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो था वो तो था ही, जो 1954 में ही इसका प्रोविजन किया गया था, जो कि गठन किया गया 1964 में। तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रोविजन को एज इट रखा गया, जो कि एडवाइस देगी गवर्नमेंट को और स्टेट वक्फ बोर्ड को उसकी पॉलिसीज के बारे में, और ताकि वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज है उसकी देखरेख सही से हो सके, मिसमैनेजमेंट ना हो। स्टेट वक्फ बोर्ड का प्रोविजन था। और एक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया वक्फ ट्रिब्यूनल, यानी कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है, जो भी आपस के टकराव हैं, तो उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी? वक्फ ट्रिब्यूनल में की जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाया गया द वक्फ एक्ट 1995 में। और फिर जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें अमेंडमेंट भी किया गया 2013 में। इसमें क्या किया गया? इसमें किया गया कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल थे 1995 के वक्फ एक्ट के अकॉर्डिंग, जो वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन किया गया उसमें 3 मेंबर्स का प्रावधान किया गया, जिसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम एक्सपर्ट, यानी जिसमें से एक क्या होंगे? मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रोविजन किया गया कि स्टेट वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन होगी, यानी कि 2 महिलाएं होंगी, मस्ट कर दिया गया। और वक्त की जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके सेल पर, यानी कि आप बिक्री पर और किसी को गिफ्ट देने पर रोक लगा दी गई। नहीं तो क्या किया जाता था ना कि सेल भी कर देते थे या किसी को गिफ्ट भी कर देते थे वक्त की प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रोविजन किए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 में। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हमारे देश में टोटल 30 वक्फ बोर्ड हैं, मतलब कि 30 वक्फ बोर्ड है, जिसमें 9 लाख एकड़ की संपत्ति है, 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ है, यानी कि 1.2 लाख करोड़ की कीमत है वक्फ की जो टोटल प्रॉपर्टी है उसकी हमारे देश में। और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन रेलवे डिफेंस मिनिस्ट्री, भारतीय रेलवे रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के पास है, रेलवे के पास, उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ, यानी कि वक्फ के पास जो है वो हमारे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। तो इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है वक्फ के पास भी, तो सरकार इसके लिए टाइम टू टाइम अमेंडमेंट लाती रहती है, टाइम टू टाइम इसके लिए एक्ट लाए जाते हैं। इसी क्रम में एक्ट लाया गया 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया, यानी कि अगस्त 2024
2024 में ये बिल पेश किया गया संसद में, लेकिन इसका काफी विरोध किया गया क्योंकि इसके प्रोविजन कुछ ऐसे थे जिसका विरोध विपक्ष ने भी किया और मुस्लिम कम्युनिटी ने भी किया। तो उसके बाद जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था उसको जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया। जेपीसी के बारे में आपको बता दें कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में लोकसभा प्लस राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर एक कमेटी बनाई जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स को, जिसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो होती है वो डबल होती है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से। हर बार ये वैरी कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक बार जो मेंबर्स रहे हों जेपीसी में वो उतने ही मेंबर हर बार हों। तो सपोज अगर लोकसभा के 10 हैं तो राज्यसभा के कितने मेंबर होंगे, 5 मेंबर्स होंगे। तो इस तरह से जेपीसी का गठन किया जाता है। तो जब वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया गया अगस्त 2024 में, उसके बाद इसको कहाँ भेजा गया, विरोध के बाद जेपीसी के पास भेज दिया गया और जेपीसी ने जनवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट पेश की सारे संशोधनों के बाद। उसके बाद जो बिल लाया गया लोकसभा में अभी पास किया गया है, लोकसभा में पास किया गया जेपीसी की रिपोर्ट के बाद ये बिल पास कर दिया गया, जिसमें इसके पक्ष में 288 वोट पड़े एंड इसके अगेंस्ट, इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े। तो लोकसभा से ये पास हो गया। आखिर इसके मेन प्रोविजन क्या है? तो इसमें जो प्रोविजन किए जा रहे हैं कि वर्क बाय यूजर के कॉन्सेप्ट को हटाया जा रहा है, यानी कि इसमें क्या होता था कि अगर एक बार कोई जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के नाम पर चली गई तो वो वक्फ की ही रहेगी, भले ही उसको ऑफिशियली डिक्लेयर ना किया गया हो। भले ही किसी प्रॉपर्टी को, सपोज कोई जमीन है, कोई लैंड है और वक्फ उस लैंड को यूज कर रही है, भले ही वो गवर्नमेंट की जमीन क्यों ना हो, सरकारी जमीन ही क्यों ना हो, तो अगर एक बार वक्फ यूज कर रही है तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई, वक्फ की हो गई। तो इस कॉन्सेप्ट को हटाया जा रहा है। इसमें क्या है कि 2025 के पहले एक्ट के पहले, यानी कि 2025 के एक्ट के पहले की जो प्रॉपर्टी थी वक्फ की, वो तो वक्फ की रहेगी। उसमें क्या है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हुआ, अगर सरकार अपना दावा कर रही है या कोई भी पर्सन अपना दावा कर रहा है कि ये उनकी जमीन है, तो फिर उस पर सुनवाई की जाएगी, उसकी जांच की जा सकती है। अब ऐसा प्रोविजन किया जा रहा है। तो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी यानी कि एक बार अगर वक्फ के हाथ चली गई, वक्फ के नाम पे चली गई, भले ही वो ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो, तो वो वक्फ की हो गई। इस कॉन्सेप्ट को हटाया जा रहा है। यानी 2025 के एक्ट के पहले एक बार अगर वक्फ की है तो वो ठीक है, वो वक्फ की है, लेकिन उसमें अगर कोई तरह का डिस्प्यूट है तो उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि ये जमीन वक्फ की है या फिर सरकारी है। और इसमें यह भी किया जा रहा है एक प्रोविजन की मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, यानी कि वक्फ के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य अब कर दिया गया है। यानी कि 6 मंथ के अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वक्फ के नाम पर, वो वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो मुतवल्ली है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो मैनेजमेंट करता है वक्फ की प्रॉपर्टी को, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ट्रस्टी जो है, उसको ये बताना पड़ेगा कि रजिस्ट्रेशन कराने में डिले क्यों हुआ। और वो एक्सटेंशन किससे ले सकता है, ट्रिब्यूनल से ले सकता है, वक्फ ट्रिब्यूनल से इसका एक्सटेंशन ले सकता है और 6 महीने के बाद भी उसको रजिस्ट्रेशन करा सकता है। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि पहले ऐसा नहीं था अनिवार्य कि रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लेकिन अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि वक्फ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबका 6 मंथ के भीतर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुतवल्ली को ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी एक्सटेंशन के लिए और जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा डिले के लिए, देरी के लिए। और साथ ही ये भी प्रोविजन किया जा रहा है कि वक्फ
कि जो ओनरशिप है उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर ओनर वक्फ है तो वो वक्फ ही रहेगा जब तक कि इसमें किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो या फिर उसको क्लासिफाई नहीं किया गया हो एज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो ओनरशिप में बदलाव नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो और वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना हो, यानी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी हो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ना हो, तो ओनरशिप किसकी रहेगी? वक्फ की बरकरार रहेगी। नेक्स्ट तो इसका जो प्रोविजन है जिस पर की विरोध किया जा रहा है वो ये है कि जो अब सरकारी प्रॉपर्टी है, यानी कि सरकारी अगर कोई जो जमीन है वो अब वक्फ की नहीं मानी जाएगी। अंतिम डिसीजन किसका होगा? अंतिम डिसीजन कलेक्टर का होगा, कलेक्टर का होगा यानी कि डीएम का होगा। और इसके लिए डीएम एक कमिटी बनाएगा और कमिटी के माध्यम से ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जमीन वक्फ की है या सरकार की है। और जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये जो जमीन है वो वक्फ की है, वक्फ उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा नहीं कर सकता। और साथ ही साथ वक्फ के लैंड के इंस्पेक्शन के लिए, यानी कि सर्वेक्षण के इंस्पेक्शन के लिए जो सर्वेक्षण आयुक्त होते थे उनको हटाकर ये भी पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी जा रही है, जिला कलेक्टर यानी कि डीएम को दी जा रही है कि वक्फ के प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण वो करे। यानी कि वक्फ की प्रॉपर्टी के इंस्पेक्शन का जो अधिकार अभी तक सर्वेक्षण आयुक्त के पास था, अब वो किसको दिया जा रहा है? डीएम को दिया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। और अगर कोई जमीन है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी जमीन है, तो वक्फ अगर उस पर दावा करता है तो उसका पहले जांच करेगा कौन? जिला कलेक्टर। डीएम जांच करेगा, उसके लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा जिसको हेड किया जाएगा डीएम के द्वारा। और उसके बाद ही अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो पर्टिकुलर जमीन है वो वक्फ की है, उसके बाद ही वो वक्फ उसे अपने कब्जे में ले सकता है, नहीं तो वक्फ को उस पर अपना दावा नहीं कर सकता। और साथ ही साथ अथॉरिटी की भी बात की जा रही है नए बिल पर, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखा जा सके वक्फ बोर्ड के, ताकि जो उसका मेन पर्पस है उसको फुलफिल किया जा सके। परोपकार करना मेन पर्पस है, जो वंचित है उनको सारी सुविधाएं मिल सके, ये पर्पस है वक्फ बोर्ड का। तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना, उसकी फंक्शनिंग को मेंटेन करना और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सरकार का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर आ रही है। साथ ही और भी कई सारे प्रोविजन किए गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में, जैसे कि चेंज इन द वक्फ बोर्ड कंपोजिशन। स्टेट लेवल पे जो वक्फ बोर्ड होते हैं उसके कंपोजिशन में भी चेंज की, यानी कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कौन कौन होंगे, इसको भी बदलाव लाने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड होगा उसमें मुस्लिम्स के साथ साथ नॉन मुस्लिम भी उसके मेंबर होंगे। इस पर सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री क्यों की जा रही है सरकार के द्वारा। तो स्टेट वक्फ बोर्ड में सरकार ने इस बिल में ये प्रोविजन किया है कि गैर मुस्लिम यानी कि नॉन मुस्लिम मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में। और साथ ही साथ 2 महिलाएं भी होंगी इसमें, यानी कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 होना ही चाहिए, कि यानी 2 महिलाएं। और नॉन मुस्लिम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 11 हो सकते हैं स्टेट वक्फ बोर्ड में, जिसका काफी विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी और मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी, कि वक्फ बोर्ड मुस्लिमों की एक संस्था है तो इसमें नॉन मुस्लिम की एंट्री क्यों की जा रही है। साथ ही साथ ये भी किया गया कि जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, ये जो काउंसिल है सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो होता है, जो केंद्रीय स्तर पर होता है, उसमें 22 मेंबर्स में से 12 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं, यानी कि काउंसिल में भी नॉन मुस्लिम की एंट्री गवर्नमेंट करवा रही है, तो इसका भी विरोध किया जा रहा है। तो ये मुख्य कारण है विरोध का कि वक्फ बिल 2025 का जो विरोध किया जा रहा है, और लेकिन सरकार ने इसको लोकसभा से पास करा दिया है। अगर किसी के परिवार में कोई पुत्र नहीं है, बेटा नहीं है, सन नहीं है, तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? वक्फ की हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को सरकार खारिज कर रही है, इस कॉन्सेप्ट को सरकार हटा रही है।
और इसमें ये प्रोविजन किया जा रहा है कि महिला उत्तराधिकारी को वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर किसी फैमिली में बेटा नहीं है सिर्फ इसलिए वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी, अब ऐसा नहीं होगा। अगर उस फैमिली में कोई गर्ल भी है, गर्ल चाइल्ड है, तो वो प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो वक्फ लाल औलाद के कॉन्सेप्ट को खारिज किया जा रहा है और जो प्रॉपर्टी है वो अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पे वो चला जाएगा, वो प्रॉपर्टी वक्फ का नहीं होगा। ये प्रोविजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस बिल में एक प्रोविजन ये भी है कि अब केवल वही व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करेगा जो कम से कम 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है। यानी मिनिमम 5 ईयर से अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को फॉलो कर रहा है तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पे दे सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही साल हुए हैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हुए, इस्लाम को फॉलो करते हुए और अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर डोनेट कर दी, नहीं। मिनिमम 5 ईयर से उसको इस्लाम को फॉलो करना मस्ट है, तभी कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर डोनेट कर सकता है। और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी का उस व्यक्ति को मालिक होना चाहिए, यानी कि ओनरशिप जो है, जो व्यक्ति दान कर रहा है उसके नाम पर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डोनेट कर रहा है, सपोज ओ ए कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा है वक्फ को, अपनी प्रॉपर्टी, तो ए जो है वो ओनर होना चाहिए, वो जमीन है या जो भी चीज है वो उसका वो मालिक होना चाहिए, उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर डोनेट कर सकता है। और एक और प्रोविजन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 में किया गया है वो वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम एक्सपर्ट को हटाना। यानी कि पहले जो ट्रिब्यूनल था उसमें जो उसके हेड होते थे या जो भी चेयर करते थे वो कौन होते थे, वो मुस्लिम लॉ के एक्सपर्ट होते थे। अब उसको हटाकर डिस्ट्रिक्ट जज को लाया जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज अब इसके अध्यक्ष होंगे, इसको चेयर करेंगे, और दूसरा जो मेंबर होगा वो राज्य सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर का होगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज इसको चेयर करेंगे, ट्रिब्यूनल को हेड करेंगे, और सेकेंड जो मेंबर होगा वो राज्य सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। और एक और चीज थी कि जो ट्रिब्यूनल का डिसीजन होता था उसकी अपील कहीं नहीं की जा सकती थी अब तक जो भी एक्ट थे उसमें। लेकिन ये जो एक्ट है 2025 वाले जो बिल लाया गया उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है अगर किसी को पसंद नहीं आता है, किसी को मतभेद है, तो वो फैसले को चुनौती दे सकता है 90 डेज के अंदर। कहाँ पे? हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकता है। तो इसमें क्या चेंजेस लाए गए, जो ट्रिब्यूनल थे उसमें चेंजेस ये लाए गए कि जो मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट थे उसको हटाया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट जज को अध्यक्ष बनाया जा रहा है ट्रिब्यूनल का, और एक और मेंबर होंगे जो राज्य सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के होंगे। और ट्रिब्यूनल के जो फैसले जिसे अब तक चुनौती नहीं दी जा सकती थी, अब उसे चुनौती दी जा सकेगी। कहाँ पे दी जा सकेगी? हाई कोर्ट में दी जा सकेगी 90 डेज के अंदर। तो ये एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है वक्फ बिल 2025 में। साथ ही जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है इसमें बोहरा के लिए और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड के गठन का प्रोविजन रखा गया। पहले जो बोहरा और आगा खानी के लिए एक ही वक्फ बोर्ड हुआ करता था, अब ये प्रोविजन किया गया है कि बोहरा के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा और आगा खानी के लिए अलग वक्फ बोर्ड होगा। और साथ ही साथ सुन्नी और सिया के लिए भी अलग अलग वक्फ बोर्ड का प्रोविजन किया गया है। अगर सिया वक्फ राज्य के सभी वक्फ संपत्ति का या आय का 15% से अधिक हिस्सा रखते हैं, यानी कि राज्य की जो टोटल वक्फ संपत्ति है या फिर आय है उसका 15% से अधिक का हिस्सा सिया के पास है, तो वो अपने लिए अलग वक्फ बोर्ड का गठन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन प्रोविजन थे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के। तो दोस्तों वक्फ अमेंडमेंट बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया है। लोकसभा में 8 घंटे तक इस बिल पर बहस चली और इसके पक्ष में 288 यानी 288 वोट पड़े और इसके विपक्ष में 232
वोट पड़े और लोकसभा के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में 14 घंटे तक लंबी बहस चली इस बिल पर और राज्यसभा से भी इस बिल को पास कर दिया गया और इसके पक्ष में वोट पड़े राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 विपक्ष में, यानी कि पार्लियामेंट से इस बिल को पास कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इस बिल को पास कर दिया गया है और अब जैसे ही इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे ये बिल कानून का रूप ले लेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझने में आसानी हुई होगी कि वक्फ क्या होता है, वक्फ बोर्ड क्या होता है और ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो लाया गया है उसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, उसके मेन प्रोविजन क्या थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।